it slow. गुड मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद आपके सामने एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी फ्रेश लेक्चर। मैं आप सबके लिए आज एक नई चीज़, नई बात लेकर आया हूँ एंड वी आर डूइंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर प्रोग्राम 5A सीरीज NISM। आप NCFM का कर रहे हैं या MFI से कर रहे हैं, ये सभी कुछ इस पूरे लेक्चर्स में मैं कवर कर रहा हूँ। आज मैं लेक्चर नंबर 6 की तरफ हूँ दोस्तों एंड आई हैव ऑलरेडी कवर्ड 5 लेक्चर्स। आई टोल्ड यू समथिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप है क्या, फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, आप उसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। मैंने अलग अलग डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स आपके साथ कवर किए। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस कि मैं अभी तक क्या क्या कवर कर चुका हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्त, फर्स्ट पार्ट जो विच आई हैव कवर्ड इज दैट व्हाट आई मीन बाय इन्वेस्टमेंट landscape. Then second point is which I discuss about learning objective number 2, saving and investment. What is the difference between savings and what is the meaning of investment. Third point जो मैंने बताया, जो लेक्चर 3 में था कि there are 4 classes of assets and how which class has which different features. जैसे आप मसाला डोसा खाते हैं, आप नूडल्स खाते हैं, आप पराठा खाते हैं, आप शाही पनीर खाते हैं, सबके अलग अलग फीचर्स हैं। आप कुछ भी खा सकते हैं। सिमिलरली देयर आर 4 क्लासेस विच वी हैव सीन। इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होते हैं बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी चीज़ करते हैं तो आपको रिस्क बियर करना पड़ता है। रिस्क अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैंने 5 तरह के रिस्क आपके साथ में डिस्कस। फिर मैं आ गया था कंसेप्ट नंबर 5 में कि रिस्क तो है ना, तो आपको किस किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी जिससे कि आप उस रिस्क को मिनिमाइज कर दें। कम नहीं कर सकते, मिनिमाइज कैसे करें, अवॉइड कैसे करें, उस सिचुएशन का बेनिफिट कैसे उठाएं, डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है, डोंट पुट ऑल बैग्स क्या होते हैं। मैं अब आज एक नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। अगर आप म्यूचुअल फंड के एग्जामिनेशन को देखें तो ये बेटे मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनर इसमें से बार बार पूछ रहा है। ये कंसेप्ट नंबर 6 है, ये लर्निंग आउटकम नंबर, लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 6 है बेटे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट प्रिपेयरिंग योर NISM प्रोफाइल बनाए बिना भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोफाइल की ज़रूरत तब पड़ती है जिसमें आधार कार्ड, जिसमें आपकी फोटोग्राफ, जिसमें आपका पैन कार्ड लगता है, वो तब ज़रूरत पड़ती है जब आपको पेपर्स देने हैं। बट ये आप पहले भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था। तो टुडे, आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं भूपेश आनंद आपको बिहेवियर स्लाइड्स, बिहेवियर बाइस की बात कराऊंगा। आपको पता है कि एक ह्यूमन बीइंग जो है, अच्छा हम अपने घर की बात ही करें, घर में बड़े सारे मेंबर्स होते हैं और सभी का अगर आप ध्यान से देखें तो बिहेवियर अलग अलग है। किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ गंदा लगता है, कोई किसी बात पे नाराज़ हो जाता है, कोई किसी बात पे खुश हो जाता है। हम सब ह्यूमन बींग्स हैं यार, और हम सब ह्यूमन बींग्स का हमारा नेचर पुराने ज़माने में जो हम बचपन में जो हमने देखा, जो हम स्कूल में गए, जो फ्रेंड्स ने बताया, जो हमने जो एब्जॉर्ब किया, धीरे धीरे हमारी उसमें बिलीव्स बन गई, ओपिनियंस बन गई, थॉट्स बन गई, और फिर हम वैसा ही करना हमने शुरू कर दिया। तो बेटे दिस इज नथिंग बट बिहेवियर, मतलब आपकी हैबिट्स। अच्छा, हैबिट्स या बिहेवियर एक दिन में नहीं बनता, ये तो पास्ट टेंस की कहानी है। आप जब बचपन से अभी तक बड़े हुए, उन सभी बातों से आपका बिहेवियर या आपकी हैबिट्स बनती हैं। आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बेटे आज के इस लेक्चर के थ्रू देखिए, एक तो ये है कि मैं खाली PPT करा दूँ और आपको PPT से ये जो बाकी सब कर रहे हैं ये 10 बातें बता दूँ। देयर आर 10 बिहेवियर्स विच आर गिवन टू यू इन वर्कबुक। एक दूसरी बात ये भी है कि यार आपको 10 बता तो दिए, फिर आप कैसे कन्विंस करेंगे अपने क्लाइंट को, आपको जब तक अंदर से पूरे रियल लाइफ एग्जाम्पल से पता ना हो। तो मैं भूपेश आनंद आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी एग्जाम्पल्स, बड़े प्यारी प्यारी सी बातें रखूंगा। मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी कमर सीधी करके रजिस्टर ओपन कर लें। आप बिल्कुल ये ना माने कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है और आप आराम से पास हो जाएंगे यार, लेकिन रियल नॉलेज की बात अलग होती है। मैंने आपको कहा ना, बाकी सब लेक्चर से ये अलग लेक्चर्स हैं। आप YouTube में देख लीजिएगा, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, आपकी लाइफ का सवाल है, आपको अमीर बनना है और मैं चाहता हूं कि आप अमीर बने। सो द कंसेप्ट नंबर 6 इज कि एक ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर होता है, जैसे मेरा बिहेवियर है ना, मेरी कुछ आदतें हैं, मेरे कुछ थॉट्स हैं, मेरे कुछ बिलीव्स हैं। मेरे को लगता है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे बड़ी नॉलेज है, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मैं लंदन से मैंने ये किया, मैंने अमेरिका का किया, मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं लाइसेंस, मैं इंश्योरेंस करता हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग करता हूँ, मुझे सब पता है।
ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, मैं अपने बारे में ये भ्रांति रख सकता हूँ। नाउ दिस इज माय बिहेवियर। कई बार ये मेरा जो बिहेवियर है मेरे को बड़ा ज़्यादा नुकसान देता है। ये आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं यही बात बताने वाला हूँ। NISM की बुक में 10 तरह के बिहेवियर्स बताए गए हैं, 10 तरह की अप्रोचेस बताई गई हैं, जिसकी हेल्प से आप एक ह्यूमन बीइंग, एक इन्वेस्टर, एक निवेशक कई बार प्रॉपरली रिटर्न अर्न नहीं कर सकता ड्यू टू दीज रीजंस। तो मैं कहूँगा दीज आर द बिहेवियर्स, दीज आर द रीजंस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन नॉट गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दोज रिटर्न्स। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको बताऊंगा अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक क्या होता है, कंफर्मेशन बायस क्या होता है, फेमिलियरिटी बायस क्या होता है। अब देखिए, इन सब बातों को लिख दें और ऐसे बोल दें तो आपको लिख लेंगे आप, लेकिन भूपेश आनंद के लेक्चर में आप उन सभी बातों को समझेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप साथ साथ ना थोड़ा सा लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स 5A NISM लेक्चर नंबर 6 की बात कर रहे हैं। आपको कमर सीधी करके बैठना है। लेक्चर नंबर 6 है, लर्निंग आउटकम नंबर 6 है, और मैंने इसकी हेडिंग लिख दी, आप भी लिखेंगे, रजिस्टर में लिखेंगे बिहेवियर बायस। मतलब आप कई बार ना चाहते हुए भी कुछ कर देते हैं क्योंकि आपकी वैसी आदत है, क्योंकि आपकी वैसी सोच है, क्योंकि आपकी वैसी थॉट है, क्योंकि आपका वैसा ही बिलीफ है, क्योंकि आपका वैसा ही बिहेवियर है। तो अभी हम ये देखने वाले हैं कि 10 तरह के ऐसे कौन से बिहेवियर हो सकते हैं जो आपको एज अ इन्वेस्टर, बिकॉज यू वांट टू बिकम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, यू आर अ इन्वेस्टर एज वेल एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको उस इन्वेस्टर के बारे में भी जानना है और अपने बारे में भी देखना है। आप बार बार कहते हैं तेरी लाइट खुली है, तेरी लाइट, क्या पता आपकी भी खुली हो, मतलब आपको भी वो बिहेवियर की प्रॉब्लम हो। तो ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं ड्यू टू विच देयर इज अ इशू इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। पहला, फर्स्ट मैंने लिखा है जी, आपकी जो भावनाएं हैं ना, आपके जो इमोशंस हैं ना, वो कई बार हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं, हमारा माइंड हमसे कंट्रोल में नहीं रहता, भावनाओं में बह जाते हैं। हमें किसी कंपनी से, किसी इंडस्ट्री से, किसी म्यूचुअल फंड से, किसी इन्वेस्टमेंट से बड़ा प्यार होता है, क्योंकि पुराने ज़माने में हमारे माता पिता ने और उनके माता पिता ने, हमारे दादा दादी ने उन्हीं में इन्वेस्ट किया था, इसलिए हमें कहीं ना कहीं हम इमोशनल हो जाते हैं। जैसे धीरू भाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में मेरे दादाजी ने इन्वेस्ट किया, फिर वो शेयर्स मेरे पापा के पास आ गए, वो शेयर्स मेरे पास आ गए, तो बट नेचुरल है मेरे को कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट होगी। बेटे कई बार क्या होता है, उस इमोशंस की वजह से हम कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट की जो गलत होती हैं और हम मैक्सिमम बेनिफिट्स अर्न नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब है कि आपका बिहेवियर आपकी इमोशन से डिपेंड करता है, और आपका जो इरेशनल बिहेवियर है, कई बार आप समझदारी का काम करेंगे, लेकिन जब आप इमोशनल होते हैं, जब आप बिहेवियर अप्रोचेस में जाते हैं, जब आप पुरानी बातों को सोचते हैं, जब आप अपने आप वो 10 बातें देखेंगे, तो आपका डिसीजन, योर डिसीजन इज नॉट रैशनल। रैशनल का मतलब क्या है, समझदार, मतलब इरेशनल का मतलब है जो समझदार ना हो। इट मींस योर डिसीजन विल बी इरेशनल, एंड व्हेन योर डिसीजन फॉर इन्वेस्टमेंट विल बी इरेशनल, आपकी मेहनत के जो पैसे हैं बेटे वो आपके इरेशनल होंगे, तो आप प्रॉपरली अर्न नहीं कर पाएंगे। यू विल नॉट गेट द मैक्सिमम रिटर्न, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कब क्या करना है, कितने बजे करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यार। मतलब आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, मैं तो समझता हूँ 18 ईयर्स के बाद ही कर देना, स्टार्ट कर देना चाहिए। जो जितनी जल्दी करेगा उतना ज़्यादा वो अमीर बनेगा कम पैसों में। मैं आपके सामने दो पर्सनैलिटीज रखता हूँ, एक पर्सनैलिटी है रामलाल और दूसरी पर्सनैलिटी है मोहनलाल। दोनों दोस्त हैं, दोनों ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन एक रामलाल ने बचपन से ही, मतलब 18 साल के बाद ही 500 रुपए का सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लिया और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपने दादाजी को, अपने पापा को देखा था। अब बेटे दोनों कर रहे हैं, धीरे 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 उनकी उम्र 25 साल हो चुकी है। ये रामलाल 18 से 25 तक, 7 साल तक 84 इंस्टॉलमेंट सिप की पे कर चुका है, और मोहनलाल को कुछ पता नहीं था, इसने इन्वेस्टमेंट करनी नहीं की। 25 साल के बाद मोहनलाल को पता चला कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो इसने सिप किया। आप बताइए, आफ्टर 30 ईयर्स, आफ्टर when both are at the age of 30 years, कौन अमीर होगा? रामलाल ज्यादा अमीर होगा, भले श्यामलाल ने भी इन्वेस्टमेंट कर दिया। कहने का मतलब है जो जितनी जल्दी इन्वेस्ट करेगा उतनी जल्दी अमीर बनेगा। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो 10 बाइसेस को हमने डिस्कस करना है, 10 इरेशनल बिहेवियर को डिस्कस करना है, और वो पहला बिहेवियर आपके सामने है। मैंने कहा जी अवेलेबिलिटी, मतलब आप जैसे एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर ने अभी अभी एक पेशेंट को देखा, उसको भगवान ना करे कोविड था,
कोविड था, उसने सिम्टम थे और उनका टेस्ट कराया, वैसे कुछ सिम्टम्स उसको नए पेशेंट में दिखे, उसने बिना टेस्ट किए उसको घोषित कर दिया कि उसको भी कोविड है। अब सवाल ये आता है कि एक्चुअली में उसको कोविड था नहीं, क्योंकि इस डॉक्टर की गलती थी कि उसके पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी, जो अवेलेबल सिम्टम्स थे, उसमें से कुछ मिलते जुलते थे, तो इस बेचारे को मार डाला गया। इट मीन्स जो रिस्क हो सकता था इस नई इन्वेस्टमेंट में, फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपने इन्वेस्टमेंट किया था पुराने ज़माने में आपके पिताजी ने, और आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो रिटर्न्स अच्छे मिले थे, तो आगे रिलायंस कम्युनिकेशन में भी इन्वेस्ट कर देना चाहिए। नाउ दिस कैन बी अवेलेबिलिटी बायस, इट मीन्स आप पास्ट टेंस से, भूतकाल की घटनाओं से प्रेरित होकर ये कहते हैं कि यही भविष्य में भी होगा, जबकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो लेकिन द पॉइंट इज, आप कई बार इसमें अपने कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट रिस्क हैं जो मिस कर देंगे। मतलब वो रिस्क होगा क्योंकि आप अवेलेबिलिटी बायस में है, तो आप उसके शेयर्स खरीद लेंगे, उसके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, अल्टीमेटली यू विल बी एट अ लॉस, यू विल इनकर हाई रिस्क एंड लो रिटर्न। तो ये बायस ये कहती है, आप पहले लिखें पास एग्जांपल्स, पास केस स्टडीज, इनएडिक्वेट रिसर्च। आपने रिसर्च ही नहीं की क्योंकि आप सेंटिमेंटली किसी पर्टिकुलर ग्रुप से, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से, किसी पर्टिकुलर लीडर से, किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर से, किसी पर्टिकुलर बात से इंप्रेस्ड हैं, तो आपने उस बात को ज्यादा तवज्जो दी। जैसे मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया डॉक्टर का कोविड सिनेरियो में, सिमिलर एग्जांपल इज फॉर अ निवेशक, फॉर अ इन्वेस्टर। आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ टाटा, कि आपने टाटा में इन्वेस्ट किया था, टाटा कुछ भी नया लेके आता, आप इन्वेस्ट कर देते हैं, क्या पता उसमें कुछ दूसरा रिस्क हो। तो अवेलेबिलिटी बायस की बात करते हैं, तो इसमें इन्वेस्टर जनरली मिस कर देता है कुछ ऐसे रिस्क जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आई थिंक मेरी बात को आप शायद समझ रहे हैं। बेटे अगर सच में मजा लेना चाहते हो तो कमर सीधी करके बैठो, बिल्कुल ढीले नहीं बैठना, और आप इन सब बातों को ध्यान से लिखो। बेटे लिखना है, लिख के ज्यादा बातें समझ आएंगी। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, पास एक्सपीरियंस, आई थिंक आप ये बात समझ पा रहे हैं। मैं दूसरे बाइस की तरफ आ गया, कंफर्मेटरी। अब होता क्या है कि ये एक ह्यूमन बीइंग की एक आदत है कि उसने जैसे पिछली बार किया था और उसमें उसको सक्सेस मिली थी, कुछ एल्गोरिदम, कोई प्रोग्राम लगाया, उसने उसको सक्सेस मिली, तो अगली बार वो वैसे ही करेगा क्योंकि उसको वहां पर वो कंफर्मेशन मिल चुकी है। इट मींस लास्ट टाइम उसने कुछ 50% शेयर्स म्यूचुअल फंड में लगाए थे, मतलब HDFC में लगाए, 20% ICICI म्यूचुअल फंड के अंदर स्कीम में लगाए, 30% किसी दूसरे स्कीम में लगाए और उसको बड़ा अच्छा बेनिफिट हुआ था। अब नाउ ही अगेन वांट्स टू इन्वेस्ट, तो वो कंफर्म कर देगा, उस बात को कंफर्म करेगा, क्योंकि मेरे को ऐसा हुआ था, मैं अभी भी ऐसा करूंगा तो मुझे ज्यादा रिटर्न होगा। दिस इज नेम्ड एज अ इरैशनल बिहेवियर। भूतकाल बार बार वैसा नहीं होगा। कंफर्मेशन बायस, जैसे मैंने लिखा पास बिलीव्स हैं, पास इवेंट्स हैं, है ना, तो आप उस नई इंफॉर्मेशन को भी पास्ट इवेंट को कंफर्म करने के लिए, क्योंकि ईगो होती है ना हर किसी इंसान में, वो कहता है जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, उसने कहा जी पिछली बार जो मैंने बोला था इसमें इन्वेस्ट करो, अब क्योंकि वो उस बात को सब्सटेंशिएट करना चाहता, तो फिर वो नई इंफॉर्मेशन, नए वेंचर में भी इसीलिए इन्वेस्ट करेगा क्योंकि वो अपनी बात उसको पूरी करनी है, कंफर्म करनी है, सिद्ध करनी है, ठीक करनी है, क्योंकि उसके अंदर ईगो है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मैं आपसे ये क्या कहना चाह रहा हूं, उठो जागो, आपको डिस्ट्रीब्यूटर का पेपर के साथ साथ नॉलेज भी चाहिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि there are 10 types of different types of behaviors due to which an investor and niveshak can have a huge risk with low return. But if he becomes rational, if he do not go for these biases, if he do not go for that, he can maximize his return with the same risk, or he can minimize the risk with the same return. एक बच्चों को समझ रहे हैं मैं क्या बोल गया, ध्यान से पॉज करके सुनो मैंने क्या बोला। तो आपको सेकंड बिलीफ मैंने बता दिया, जैसे मैंने कहा ये कॉमन आदमी है, इन्वेस्टर्स टेंड टू मिस मैनी इन्वेस्टमेंट रिस्क, क्योंकि जब आप भावनाओं में होते हो ना तो बड़ी सारी बातों को आप देखा करते हो। कहते हैं ना प्यार जो है अंधा होता है ना, वो तो मैरिज के बाद 2-3 साल के बाद लगता है कि यार ये घाटे का सौदा रहा, लेकिन पहले प्यार अंधा होता है। आप कुछ भी देखोगे, लड़का लड़की को देखेगा या लड़की लड़के को देखेगा, वो उस समय उसको खाली उसके पॉजिटिव नजर आते हैं, नेगेटिव्स नजर ही नहीं आते। नेगेटिव्स तो मैरिज होने के 2-3 साल के बाद नजर आते हैं। कहने का मतलब है दिस इज नथिंग बट अवेलेबिलिटी बायस, और दिस इज नथिंग बट कंफर्मेटरी बायस, कि मैंने जिस लड़की को चुना वो बिल्कुल ठीक है। अब माता पिता कुछ कहें, रिलेटिव्स कुछ भी कहें,
नहीं, वो अपनी बात को सिद्ध करने में बार बार लग जाएगा। आई थिंक अब शायद आपको ज़्यादा समझ आया है। मैं आ गया जी फेमिलियरिटी बायस। आपको मालूम है कि इंडिया में जब आप इंडिया से बाहर जाते हो तो वहाँ पे कोई लोग मिले आपको इंडियंस, तो आप इंडियंस एक फेमिलियर होते हैं ना, तो एक झुंड बना लेते हैं। अच्छा, इंडिया में ही रहे, मध्य प्रदेश गए आप और आप कहीं घूमने गए, वहाँ पे एमपी के कुछ लोग मिले, तो आपको लगता है यार ये हमारे अपने हैं, क्योंकि आप उससे फेमिलियर हो। अच्छा, जब आप फेमिलियर में होते हो ना, तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होते हो, थोड़ा सा आपके ना, आप थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हो। तो एक ये थर्ड बायस है, जो थर्ड पॉइंट है, जो आपको इरेशनल बिहेवियर की तरफ कन्वर्ट कर देगा और अल्टीमेटली आपको रिस्क ज़्यादा होगा, रिटर्न कम होगा, या रिस्क उतना ही रहेगा और रिटर्न उतने उससे कम हो जाएगा। द पॉइंट इज दैट इज नेम्ड एज फेमिलियरिटी बायस। आप पुराने ज़माने से, आपको मालूम है, आप अपने घर से ऑफिस जाते हो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपने घर से जब ऑफिस जाता हूँ तो सेम रूट फॉलो करता हूँ आज से कितने साल हो गए, जबकि ये लॉन्गेस्ट रूट है। दूसरा रूट भी है शॉर्टेस्ट, मैं उसको फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने उस रूट में अपने आप को फेमिलियर कर लिया, मेरी बॉडी, मेरी सेंसेस उस रूट में अपने आप को वो फेमिलियर कर चुकी हैं, तो मैं बार बार वही चीज़ करूँगा, वही हैबिट्स करूँगा। इट मीन्स आपने डाबर के शेयर्स लिए है ना, तो आप बार बार डाबर कोई नया वेंचर लेगा तो उसके शेयर्स लेंगे, उसके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, या आपने HDFC म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, या आपने SBI की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, कोई पर्टिकुलर फ्लेक्सी कैप स्कीम ली। अब बार बार, क्योंकि आप नोन हैं, आप फेमिलियर हैं, तो आप बार बार वही करेंगे। आप मुझे इतना बताइए, अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप स्कूल में जिस क्लास की जिस सीट में बैठते थे, हर रोज आकर आप उसी सीट में बैठते हैं या नहीं? अज्यूम करते हैं आप कभी भी कहीं भी किसी भी सीट में बैठ सकते हैं, तब भी आप उसी सीट में आगे बैठते हैं क्योंकि आप उस सीट से फेमिलियर हो चुके हैं, क्योंकि आपकी दोस्ती हो चुकी है। अब ये आदत ह्यूमन बींग्स की होती है, और जब वो इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं तो वो आदत म्यूचुअल फंड में या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट में वो लगाते हैं, जिससे ज़्यादा फेमिलियरिटी होती है उसी में वो जाकर इन्वेस्ट करेंगे। तो यही बात मैंने लिखी है, ह्यूमन बींग्स, निवेशक इन्वेस्टर जनरली कंसंट्रेट्स ऑन फेमिलियर इन्वेस्टमेंट्स। जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स फेमिलियर होती हैं, आप उसी में कंसंट्रेट करते हो। मैंने एग्जांपल के लिए बताने की कोशिश की, सेम सीट, आप उसी सीट पे बैठोगे, है ना, जैसे सेमिनार होता है तो आप लंच में गए तो दोबारा लंच के बाद उसी जगह बैठोगे। जैसे मैंने आपको स्कूल की सीट का बताया, मैंने आपको अपना बताया कि एज ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं अपने घर से जब ऑफिस आता हूँ तो मैं अपनी कार से उसी रूट से आता हूँ जिस रूट से मैं आता जा रहा हूँ इतने सालों से, क्योंकि उस रूट की मेरी फेमिलियरिटी हो गई, मुझे पता है, मेरी बॉडी सेंसेस सब फील करती हैं उसको। तो यही बात इन्वेस्टमेंट में चली जाती है। आई थिंक अब आपको शायद लॉजिकली समझ आ गया है। अब क्योंकि हम फेमिलियरिटी में ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो आप कई बार इट कैन बी पॉसिबल दैट यू कैन लूज द गुड अपॉर्चुनिटीज, आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज को लूज ही कर दोगे। ठीक है सर, 3 बाइस बता दिए, 3 बताया बेटे, अवेलेबिलिटी बताया, कन्फर्मेटरी बताया, फेमिलियरिटी बताया। ये ह्यूमन बींग्स की आदतें हैं जिसकी वजह से वो इमोशनल हो जाता है और जिसकी वजह से वो अच्छी इन्वेस्टमेंट्स नहीं ले पाता। आई थिंक यहाँ तक लॉजिकली समझ आ गया। टोटल 10 है बेटा, बड़ी सिंपल सी है, मुश्किल नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। भूपेश आनंद रियल लाइफ एग्जांपल से बताएगा। हर्ड मेंटालिटी, हर्ड मेंटालिटी क्या है कि भाई आपको पता है कि हर्ड मेंटालिटी में क्या था, कि मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर्स जो है ना ग्रुप्स में रहते थे। पुराने ज़माने में स्टोन एज की बात करें तो ह्यूमन बींग्स जो है ना स्टोन एज में बंदर जैसा दिखता था, ये पता ही है। उस केस में ना घर वर तो होते नहीं थे, वो झुंड में रहते थे, क्योंकि कोई जानवर आ जाए, कोई जंगली जानवर आ जाए तो उसको मारने में सक्षम रहते थे, इकट्ठे रहेंगे तो, है ना। भाले होते थे बड़े बड़े, आपने देखा वो बड़े बड़े भाले होते थे, जंगली लोग इकट्ठे रहते थे, हम सब जंगली थे, क्योंकि हम स्टार्टिंग से झुंड में रहना आदत बनी हुई है। अब इसी तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में देखें, कुछ लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सेस के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टैक्स सेविंग डिवाइस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप भी बेटा, ह्यूमन बींग्स की आदत है झुंड बनाना, तो आप भी वही इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप भी उसे झुंड में जाना की कोशिश करेंगे। इसको बोलते हैं हर्ड मेंटालिटी। अब ऐसा हो भी सकता है कि वो झुंड गलत हो, बट आप इंप्रेस हो जाएंगे। कहते हैं ना भेड़ चाल समझ आती है कि भेड़ जब एक तरफ चलती है तो बाकी सारी भेड़ें उसके पीछे 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 चलती है। ह्यूमन बींग्स भी भेड़ चाल करते हैं, है ना, जहाँ पे भीड़ लगी होगी वहीं खड़े हो जाएंगे,
आपने देखा होगा इस बात को। तो एंसेस्टर्स हैं, ग्रुप्स हैं, स्टोन एज है, आई थिंक मैंने आपको सब बता दिया। इससे कई बार आप अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को लूज कर लेते हैं। मैं भूपेश आनंद नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट बाइस की तरफ बढ़ रहा हूँ, लॉस एवर्जन। कई बार ऐसा भी तो होता है कि आप म्यूचुअल फंड का पेपर ही नहीं देंगे जी, नहीं मुझे डर लगता है, 1500 रुपए की बात नहीं है, मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। डर के चक्कर में आप वो अपॉर्चुनिटी लूज कर देते हो। सिमिलरली देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर रिस्क अवर्स। बड़ा डर लगता है, रिस्क अवॉइड करते हैं। वो कहता है नहीं भाई साहब हम नहीं लेंगे इसको, क्योंकि इसमें फायदा भी उतना नुकसान भी उतना, या इसमें इतना रिस्क है, वी आर नॉट रेडी टू टेक। सपोजिंगली आप अगर म्यूचुअल फंड का पेपर देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 1500 रुपये, 2000 रुपये लगेंगे। मेरी कोचिंग भी ली तो मैकडोनल्ड्स में खाना खाने जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए बेटा, 1000 रुपये तो आराम से लग जाते हैं। लेकिन आप उस रिस्क को नहीं लेते बिकॉज आप डरते हो रिस्क लेने से। तो ऐसे लोग भी कई बार पूरी प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं कर पाते। इट मीन्स इट इज अ इरेशनल बिहेवियर। तो आप लिखेंगे लॉस एवर्जन में रिस्क लवर्स होते हैं, रिस्क एलर्जिक्स होते हैं, रिस्क एवर्जन होती है। कुछ इंसान जो है ना, आपने घर में भी देखा होगा कि कुछ लोग रिस्क लवर्स होते हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं, जैसे मोटरसाइकिल जिगजैग वे में चलाते हैं, है ना, तो बड़ा मजा आता है, रिस्क लवर। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल सीधी सीधी मोटरसाइकिल चलाते हैं, आराम आराम से 40 की स्पीड पे, उसको बोलते हैं रिस्क एलर्जिक। लेकिन कुछ रिस्क एवर्जन वाले होते हैं, ना लवर्स ना एलर्जिक, बीच के आप समझ गए, बीच के। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उस बिहेवियर की वजह से भी हम कई बार बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज को लूज कर देते हैं। तो ये बात लिखिए। मेरी बात आप शायद समझ चुके हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कई बार हम उस अपॉर्चुनिटी को लूज कर लेते हैं। तो आप प्लीज कमर सीधी करके लॉस एवर्जन को लिखना शुरू करें। रिस्क लवर्स, रिस्क एलर्जिक, रिस्क एवर्जन। हम इस समय एवर्जन की बात कर रहे हैं। दिस बिहेवियर लीड्स टू निवेशक को कई बार प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती क्योंकि उसका ये बिहेवियर है। जैसे मैं कहता हूं कि मुझे एक जगह इन्वेस्ट करके 5000 रुपये लगेंगे और 5000 का ही फायदा होगा। द इन्वेस्टर्स हु आर रिस्क अवर्स वो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगता है यार 5000 ही लगेंगे, 5000 ही आने हैं, किस बात का मजे लेने, जिंदगी का आराम से बैठो, कुछ नहीं करना हमने। तो sometimes it gives more incentive also, it gives more return also, but they will lose that opportunity. नेक्स्ट इज जो मैं बताना चाह रहा हूं बेटे, मैंने 5 बायस बता दी हैं, मैं इस समय 6th बायस की तरफ हूं और मैं आज आपको ओवर कॉन्फिडेंस का अपना एग्जांपल देके बताऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सीए भी हूं, मैं सीएस भी हूं, मैं सीएमए भी हूं, मैं यूएसए भी हूं, मैं अमेरिका भी हूं, मैं लंदन भी हूं, मैं म्यूचुअल फंड का सब जानता हूं। इट मीन्स आई एम ओवर कॉन्फिडेंट। बेटे कितनी सारी ऐसी बातें होंगी जो मुझे भी नहीं पता होंगी। आई डोंट नो दैट आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे पता ही नहीं है। दोज आर नेम्ड एज ओवर कॉन्फिडेंस। एंड ड्यू टू दैट ओवर कॉन्फिडेंस हम बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं, ईगो आ जाती है। तो ये एक अलग से एक फीचर है ह्यूमन बीइंग का, उसके बिहेवियर का। वो मैंने लिखा है, आई एम मोर नॉलेजेबल, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम मोर नॉलेजेबल देन कॉमन मैन, आई एम अवेयर ऑफ दैट। मैं कहता हूँ जी कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको मेरी बात माननी है क्योंकि मैं ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ। ये बातें भी कई बार आपको मेन बिग प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब ना करने में मदद करती हैं। इट मींस हम इस समय 6 बायस कर चुके हैं विच विल बी देयर, which will not able to earn that much return. You are getting my point. Next is recency bias. बेटे 6 लिख दिए, 7 हैं टोटल, 10 हैं। रिसेंसी मीन्स ह्यूमन बींग्स डरपोक होते हैं, नकारात्मक विचार के होते हैं। आप बताओ, आपको बार बार यही आता ना, मैंने म्यूचुअल फंड का पेपर दे दिया तो फिर क्या होगा, मैं फेल हो गया जाऊंगा तो फिर क्या, ये हो जाएगा। तो आप अगर सोचे ध्यान से तो बार बार आप नेगेटिव थॉट्स ही सोचते हो। कभी पॉजिटिव नहीं सोचा कि आप मैं फर्स्ट टाइम दूंगा मेरे 99% पर आएंगे, आएगा ही नहीं आपके माइंड में। बिकॉज ह्यूमन बीइंग का जो माइंड है ना वो रेप्टाइल माइंड है, पिछले जन्मों से आ रहा है। अब होता क्या है कि वो हम डर जाते हैं क्योंकि हम सर्वाइवल मोड पे रहते हैं, क्योंकि हमें हमेशा हम चाहते हैं कि हम सर्वाइव करें, इसलिए हम फाइट एंड फियर मोड पे रहते हैं, डरपोक हैं। ह्यूमन बीइंग एक्चुअली में देखा जाए तो डरपोक है। तो उस डरपोक की वजह से, उस रिसेंसी बायस की वजह से कई बार हम बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं कर सकते। तो इम्पैक्ट ऑफ रिसेंट इज स्ट्रॉन्गर, इम्पैक्ट ऑफ रिसेंट इवेंट इज स्ट्रॉन्गर देन पास्ट इवेंट्स। मतलब अभी अभी जो हुआ
उस पर आप ज़्यादा विश्वास करते हो इतिहास से। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे के 11th क्लास में मार्क्स कम आए, 10th तक वो टॉप करता था, तो पेरेंट्स जनरली ये मानेंगे कि 12th में भी उसके कम ही आएंगे। क्यों? क्योंकि जो रीसेंट इवेंट हुआ, जब उसने 11th के एग्जामिनेशन के पेपर दिए, उसी में उसके मार्क्स कम आए, जबकि 10th तक वो टॉप कर रहा था। उस बात को ज्यादा वेटेज नहीं देंगे, 11th क्लास के मार्क्स को ज्यादा वेटेज देंगे। यही काम आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में भी करते हो। आपको एक म्यूचुअल फंड से अचानक प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो नेक्स्ट टाइम आप उसी में इन्वेस्ट करोगे, या उसमें लॉस हो गया तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे, बिकॉज यू गिव मोर वेटेज टू दैट रीसेंट इवेंट। तो दिस इज रीसेंट बायस। पीपल, इन्वेस्टर्स, निवेशक बाय इन्वेस्ट मोर इन बुल फेज। जैसे आपको पता, मार्केट जैसे आजकल बढ़ रही है, 72,000 75,000 पे जा रही है, मतलब सेंसेक्स 72,000 75,000 पे पहुंच रहा है पॉइंट्स पे। अब ये क्या होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर्स में बताऊंगा। जब मार्केट बढ़ रही होती है ना, उसके शेयर्स प्राइस बढ़ रहा होता है ना, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स के प्राइस बढ़ रहा होता है, तो आपको क्या लगता है अभी और बढ़ेगा, क्योंकि रिसेंट अभी हुआ है, तो आप उस केस में उसको बाय कर लोगे। अच्छा, मार्केट अगर गिर रही होती है, जैसे बुल और बाय, बुल और बियर, बुल का मतलब होता है सांड और बियर होता है भालू। मार्केट या तो बुल पे जाएगी या बियर पे जाएगी या बीच पे जाएगी। मान लेते हैं बियर पे जा रही है, गिर रही है, भालू 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 ऐसे देखता है, तो नीचे की तरफ देखता है, तो मार्केट अगर गिरती है तो हम कहते हैं बियर पे जा रही है। तो आप भी ये सोचोगे कि मार्केट और गिरेगी, आप फटाफट अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, अपने शेयर्स बेच दोगे। ये क्या मतलब है? रीसेंसी जो हो रहा है अभी, अचानक जो घटनाएं घट रही हैं, आप उसमें ज्यादा तवज्जो देते हो। ठीक है सर। नेक्स्ट इज बिहेवियर पैटर्न्स। दोस्तों, आप जो है ना, आप एक्चुअली में आप अपने माता पिता की कार्बन कॉपी हैं, और आपके माता पिता या हम सबके माता पिता उनके माता पिता की कार्बन कॉपी हैं। ये जो हम स्कूल्स में देखते हैं या जो हम दूसरों को देखते हैं, वही हैबिट्स हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब सपोजिंगली मिस्टर रामलाल का मैंने एग्जांपल दिया था कि रामलाल जो है वो उसने इन्वेस्टमेंट 18 साल में शुरू कर दी, श्यामलाल ने 25 साल में शुरू की, क्योंकि रामलाल ने अपने माता पिता को देखा सेव करते हुए, उन्होंने अपने माता पिता को देखा था, तो ही हैज डेवलप्ड दैट हैबिट टू इन्वेस्ट मोर, नॉट टू गो ओवर मोर एक्सपेंडिचर। मतलब आईपैड का क्या कर लेंगे, एप्पल का क्या कर लेंगे, वही पैसे अगर आप इन्वेस्ट कर दें तो आपको उसमें रिटर्न मिलेगा। नाउ देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स, बट एज पर एनआईएसएम दे हैव गिवन दैट द ह्यूमन बीइंग कैन बी, वी कैन डिवाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स। द फर्स्ट बिहेवियर इज कि भाई हमने देखा और हमने जल्दी से अपनी इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी। दूसरा बिहेवियर क्या है कि भाई हमने देखा ही नहीं, मतलब हमें पता ही नहीं था, हमने बाद में इन्वेस्टमेंट की। तो अल्टीमेटली जो ज़्यादा जल्दी इन्वेस्ट करेगा वो ज़्यादा अमीर बनेगा। मैंने एग्जांपल आपको रामलाल श्यामलाल का बताया है, तो बेटे उसका नाम है बिहेवियर पैटर्न। मैंने लिखा है एक इन्वेस्टर है, एक ह्यूमन बीइंग है, उसके दो तरह के पैटर्न हो सकते हैं। एक पैटर्न में लिखा मैंने अर्ली एंड रेगुलर इन्वेस्टर है, मतलब वो सेव करता है, वो रेगुलर इन्वेस्ट करता है, कंसिस्टेंसी है। जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी थी, तो बेटे खरगोश के अंदर एक खासियत, कछुए में खासियत थी लगातार थोड़ा 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 चलते रहो। रामलाल में भी एक खासियत, थोड़ा 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 इन्वेस्ट करते रहो। अब उसने धीरे 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 इन्वेस्ट किया, भले थोड़ा 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 अमाउंट किया, लेकिन वो अमीर जल्दी बन जाएगा, क्योंकि उसने पुरानी आदतें अपनी पेरेंट्स की देखी। बट मोहनलाल ने कुछ ऐसा नहीं किया, उसने लेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, तो उसके अमीर कम बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। मेरी बात आप शायद समझ रहे हैं। इसका नाम है बिहेवियर पैटर्न। आई थिंक हमने 8 बिहेवियर, 8 बायस डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। सपोजिंगली मैं अपनी बात करूं, मैं भूपेश आनंद हूं, आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरे पास इन्फोसिस का ऑडिट है और मैं इन्फोसिस को ऑडिट करता हूं। क्योंकि मैं इन्फोसिस को ऑडिट करता हूं और आई एम एम्प्लॉय ऑफ इन्फोसिस, तो मैं कहीं ना कहीं इन्फोसिस को ज्यादा वेटेज दूंगा। मेरा इंटरेस्ट, यार एक चीज बताओ, आप इंडिया से बाहर जाते हो तो इंडिया के लिए ज्यादा आप अडिग हो जाते हो ना, एज कम्पेयर टू आप इंडिया में हो। आप इंडिया के लिए उतने स्ट्रांग नहीं बनते जितने आप बाहर जाते हो, तो आपको लगता है यार मेरा देश, मेरे इंडियंस, मेरे आपकी दोस्ती। इसी तरह से आप जिस जगह काम करते हो, जो आपके पास ऑडिट है या जो आपका इंटरेस्ट की फील्ड है ना, आप जान के नहीं ऐसे बिहेवियर में उसी फील्ड से, उसी सेक्टर से ज्यादा प्रभावित हो जाओगे। अच्छा, जब आप ज्यादा प्रभावित हो गए ना, तो आप वहीं पे इन्वेस्टमेंट करोगे बार बार।
तो ऊपर लिखा है मैंने इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, इन्वेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, इन्फोसिस एम्प्लॉय टेंड टू, फॉर एग्जांपल आई हैव जस्ट गिवन एग्जांपल दैट सपोजिंगली अ ह्यूमन बीइंग इज अ इन्फोसिस एम्प्लॉय, ही विल टेंड, अगर उसको ऑप्शन मिलेगी तो वो इन्फोसिस के म्यूचुअल फंड्स में या इन्फोसिस की शेयर्स में ही इन्वेस्ट करेगा। ठीक है सर, इंटरेस्ट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। और इसकी वजह से कई बार वो डाइवर्सिफाई नहीं करेगा, मतलब दूसरे सेक्टर्स में नहीं करेगा, सारे पैसे वहीं लगा देगा, अल्टीमेटली ही विल लूज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। मैं लास्ट स्ट्रेटेजी में आ गया जी, मैं भूपेश आनंद, कमर सीधी, कमर सीधी बेटे। एथिकल स्टैंडर्ड्स कहते हैं धर्म बड़ा है। आप कभी भी कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं ना, तो इस दुनिया में एथिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टार्टिंग में आपको लगता है कि यार धर्म बनाकर, ईमानदार रहकर, सिंसेरिटी से हमें कुछ मिलता नहीं है, ठीक है बेटे, लॉन्ग रन में ऐसा देखा गया है कि अगर आप एथिकल हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा मैक्सिमाइज होगी। तो एथिकल स्टैंडर्ड्स, कुछ लोग एथिकल फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते। मैंने कहा इफ़ यू फॉलो एथिक्स, इफ़ यू फॉलो धर्म, इफ़ यू फॉलो प्रोफेशनलिज्म, then in long run you will be a wealthier person as compared to a person who is not following ethics। आपको लगेगा वो जल्दी से अमीर बन गया है, लेकिन लंबे समय तक वो अमीर बन नहीं पाएगा। कौन बनेगा करोड़पति? अगर आपने देखा हो तो सारे आज अमीर नहीं है, सब जीरोपति हो चुके हैं। आई थिंक आप समझ रहे हैं। एथिकल स्टैंडर्ड्स में लिखें एथिक्स, धर्म, नॉर्म्स, वैल्यूज, लॉन्ग टर्म, वेल्थ, अमीर, ethics। It means if you are following ethics, you can become, you can become wealthier। आइए मैं एक बार आपको आप ही के स्टडी से दिखा दूं कि मैंने आपके लिए क्या क्या आपके वर्कबुक में क्या क्या मेंशन है। बेटे ये बिहेवियर बायस हैं। अब आप इसको पढ़ेंगे ना, अवेलेबिलिटी, कन्फर्मेशन, फेमिलियरिटी, हर्ड, लॉस एवर्जन, ओवर कॉन्फिडेंस, रीसेंसी बायस, बिहेवियर पैटर्न, इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। अब आपको ये सारी बातें समझ आएंगी और आप डांस कर करके क्वेश्चंस भी कर पाएंगे और लॉजिकली समझ पाएंगे, बिकॉज आई हैव गिवन यू द ब्रीफ एग्जांपल। मैंने आपको सारी बातें बताने की कोशिश की। मैंने इसके बाद आपको ये अपनी स्टैंडर्ड्स, अपनी पीपीटीज भी दिखाई कि भैया मैंने ये पीपीटीज प्रिपेयर की हैं। अब मेरा मन ही नहीं मानता, दिल ही नहीं मानता कि खाली मैं पीपीटीज बोलूँ और आप सुन लें। यार माना कि म्यूचुअल फंड का पेपर है, माना कि 50% में पास हो जाएंगे, माना कि जल्दी पास हो जाएंगे, यार नॉलेज कहाँ से आएगी? आप क्लाइंट्स को कैसे अपने आप कनेक्ट करेंगे? आप मुझे ये बताइए ना। तो मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ आप नोट करें, क्योंकि यही एग्जांपल्स आप अपने क्लाइंट के सामने पुट करेंगे ना, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा आपकी बातों से। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। अभी दो लेक्चर्स हो रहे हैं, बिकॉज एवरी लर्निंग आउटकम वी हैव, एवरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव वी हैव ए सेपरेट लेक्चर। तो लेक्चर नंबर 6 अभी कंप्लीट किए, 7, 8, 9 3 लेक्चर्स अभी और हैं। और उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस करेंगे जो NISM में दिए हुए हैं, चैप्टर 1 से रिलेटेड सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मैं करूँगा और उसको भी अपलोड करूँगा। दोस्तों मैं दिल की बात बता रहा हूँ आपको कि मैंने इसको अपने चैनल में पोस्ट कर दिया है, जिससे कि आपको सब कुछ समझ आए, है ना। आप देखो ये मेरा चैनल है जिसमें आप देख भी रहे हैं, तो इसमें मैंने सब कुछ यहाँ पर डाल दिया है। और इसमें ना एक बड़ा प्यारा सा वीडियो मैंने डाला है जो आपको देखना चाहिए, जिसके लिए मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। बट ये वीडियो है ये वाला बेटा, है ना। You all are fired and you are promoted. Congrats. ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। फिर आप इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आपका जो बिहेवियर है वो किस तरह से अफेक्ट करता है टाइम मैनेजमेंट में और आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। अगर आपके पास टाइम हो तो इसको देखेंगे, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा। पूरी कायनात को यही कमांड देते हैं और वही कॉमर्स एज वेल एज फॉर नॉन कॉमर्स बैंक। आई थिंक आप समझ रहे हैं। मिलते हैं बेटा लेक्चर 7 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।